हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आज हम डील करेंगे डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन सीखने से पहले दो कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है कि फंक्शन, एक है रेट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले फंक्शन को डील करते हैं, फिर रेट ऑफ चेंज को करेंगे और लास्ट में हम किसके ऊपर मूव करेंगे, डिफरेंशिएशन के ऊपर। फंक्शन आपका क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका क्या मतलब है, y फंक्शन है किसका, x का। और अगर और सरल भाषा में बात करूं, y डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। आप यहाँ पर x को एज अज्यूम कीजिए और y को वेट अज्यूम कीजिए, तो ये निश्चित सी बात है, वेट डिपेंड अपॉन एज। आपकी एज के बढ़ने के साथ y क्या करेगा, वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब वेट की जगह यहाँ पर हाइट भी हो सकती है कि एज के बढ़ने के साथ आपके क्या होगी, हाइट भी इंक्रीज करेगी। अब इन दोनों की जगह नॉलेज भी हो सकती है। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे आपकी नॉलेज लेवल भी बढ़ेगा, तो आप बोल सकते हैं कि नॉलेज फंक्शन ऑफ एज। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास कार है और आप किसी स्पीड से उस कार को चला रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि x इज़ फंक्शन ऑफ t। x यहाँ पर डिस्टेंस कवर है और t क्या है, टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे x यानी डिस्टेंस कवर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, इस x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर, जबकि x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, तो फंक्शन आपका क्या है कि एक चीज़ का किसी दूसरे चीज़ के ऊपर क्या करना, डिपेंड करना। क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया y इज़ फंक्शन ऑफ x। y डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। अगर x बदलेगा तो y भी बदलेगा, परंतु उस y के बदलने का जो रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, यही आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट। ये दो टाइप का होता है बेटा, एवरेज रेट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट। एवरेज रेट ऑफ चेंज में आप उसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। वाई में कितना चेंज आया एक्स के कितने चेंज होने से। क्लियर है, और इसको डिनोट करते हैं डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम जो टाइम इंटरवल बड़ा लेते हैं, परंतु इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में हम टाइम इंटरवल क्या लेते हैं, छोटा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ईयर में एक बच्चे की हाइट 12 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो अगर मैं इसको फंक्शन वाइज लिखूं तो हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर। तो हाइट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो 12 सेंटीमीटर बढ़ी पर ईयर, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 12 सेंटीमीटर पर ईयर। अगर आप पर मंथ निकालना चाहें, अगर एक साल में 12 तो एक मंथ में कितनी हो गई, ऑन एन एवरेज बात करूं तो 1 सेंटीमीटर पर मंथ। पर डे निकालना चाहूं तो एक महीने में कितने दिन बेटा, 1/30 दिन। तो ये बच्चे की हाइट बढ़ी है पर डे। अगर मैं इसी को और छोटे में देखूं तो पर सेकंड निकालना चाहूं तो एक दिन में कितने घंटे, 24, एक घंटे में कितने मिनट, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60। तो ये आ गया मेरा कि कितनी हाइट बढ़ी है पर सेकंड। यहाँ पर देखिए जो इंटरवल है बहुत छोटा लिया गया है, डेट इज सेकंड, और यहाँ पर इंटरवल बहुत बड़ा लिया गया है, डेट इज ईयर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आपका डी एच बाय टी टी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको आप नोट कीजिए कि ये कतई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका डी टी डी एच बाय डी टी डेल्टा एच बाय डी टी के बराबर हो। क्या मतलब इसका बेटा, देखो अब आप इस चीज़ को समझो। अगर एक साल में 12 सेंटीमीटर बढ़ा है तो वो है डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। क्लियर है बात आपको। परंतु इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपका वेरिएबल हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कि ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे की हाइट स्टार्टिंग के मंथ में ना बढ़ी हो और आखिर के मंथ में जल्दी से बढ़ी हो। तो स्टार्टिंग मंथ वाले केस में जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो कितना है, 0 है। जबकि लास्ट वाले मंथ में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है आपका, ज़्यादा है, वो एवरेज से भी ज़्यादा हो सकता है। क्लियर है बात आपको। ये कुछ ऐसा है कि आपने एक दिन तो कुछ भी पैसा नहीं कमाया, मान लीजिए 2 दिन की बात कर रहा हूँ, पहले दिन कुछ पैसा नहीं कमाया और दूसरे दिन आपने 500 रुपये कमाए, तो एवरेज तो आप बोल सकते हैं कि आपने 250 रुपये पर डे कमाए।
परंतु इंस्टेंटेनियस देखें तो पहले दिन 0 है और दूसरे दिन कितना है 500। अब मैं इस चीज़ को मैंने जो बताया है कि आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वो वेरी करता है, इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मार्च से अप्रैल जाते हैं, तो मार्च में जो टेम्परेचर आइडियल होता है 25 और अप्रैल में एक ही दम वो 40 के करीब आ जाता है। तो एक मंथ में कितना टेम्परेचर राइज हुआ, 15 डिग्री सेल्सियस इन 1 मंथ, ठीक है। और जबकि जून में 44 से 44 के करीब रहता है और जुलाई में ये 46 के करीब आ जाता है, या फिर 44 से 46 के बीच में रहता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज नियरली क्या है, कांस्टेंट है या फिर 0 है। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वो आएगा, ठीक है। अगर 44 ही है तो वो 0 है। अगर यहाँ पर भी टेम्परेचर 44 और यहाँ पर भी टेम्परेचर 44 तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है? तो आपका मंथ टू मंथ अगर आप देखें तो आपका जो टेम्परेचर चेंज है पर मंथ इंस्टेंटेनियस जो चेंज वो किसी मंथ के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी मंथ के लिए कम हो सकता है। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट, इट मे वेरी विद टाइम। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट है एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आगे समझ में आएगा और आपको क्या होता है डिफरेंशिएशन। मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ से आप साफ साफ बता सकते, x के बारे में बोला गया है कि ये x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल है। तो आप बोल सकते, और t टाइम है, तो आप लिख सकते हैं एज x इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें 1 पुट करके देखिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। 2 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 13। तो आप देखते हैं कि 1 सेकेंड में आपकी ज़रा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, 4, और आपके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड कितनी है, 13। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे x भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि अब इसका रेट ऑफ चेंज देखूं कि कितना x बढ़ा कितने टाइम के बढ़ने से, डेट इज़ डेल्टा x बाय डेल्टा टी। बेटा इसी चीज़ को मैंने नाम दिया हुआ है क्या, कि कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम के बाद, कितने टाइम में, दैट इसी चीज़ को, इसी रेट ऑफ चेंज को मैंने नाम दिया हुआ है क्या, स्पीड। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर स्पीड लिखिए आप, यहाँ पर स्पीड पूछिए। तो उसने बोला है कि इस टाइम इंटरवल में 3 केसेस दिए हुए हैं, इस टाइम इंटरवल में आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है। क्लियर है बात आपको? ठीक है, यहाँ स्पीड है, सभी जगह जहाँ वी लिखा हुआ है मैंने, यहाँ एस आएगा, स्पीड बतानी है। क्लियर है बात आपको? तो बेटा इस क्वेश्चन को, और अब आप देखो स्पीड क्या है, कैसे डिफाइन किया आपने, कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, स्पीड। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है बात आपको? तो आप डेल्टा x बाय डेल्टा टी लिख देंगे। डेल्टा x का मतलब क्या है, x2 माइनस x1, कितना चेंज हुआ x में, कितने टाइम में, t2 माइनस t1। ये t2 का रोल ले लेगा और ये किसका ले लेगा, t1 का। अब आपको अगर x1 निकालना है तो आपको t को यहाँ पर t1 को पुट करना पड़ेगा x1 निकालने के लिए, और t2 पुट कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, x2। तो x2 क्या है, x एट t इज इक्वल टू 3, और x एट t इज इक्वल टू 2 क्या है बेटा, x1 है। क्लियर है बात? इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब नेक्स्ट केस में देखिए, अगर जब आप इन दोनों डाटा को पुट करेंगे इसमें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 12.3 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट वाला डाटा पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12.00003 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचो कि यहाँ पर टाइम इंटरवल ज़्यादा है, यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, कम, और यहाँ पर टाइम इंटरवल और कम हो गया है। और जब टाइम इंटरवल कम होता है बेटा, तो आपको पता है कि वो चीज़ इंस्टेंटेनियस कहलाती है। तो जो लास्ट वाला केस है, ये कौन सी वेलोसिटी आपको देगा या कौन सी स्पीड आपको देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। और जबकि ये वाला इंटरवल आपको क्या देगा, ये वाला इंटरवल आपको एवरेज स्पीड देगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को सोचिए आप कि डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी मैंने निकाला और टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया, तो ये चीज़ और कुछ नहीं निकली, ये चीज़ मेरे को क्या दे देती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे देती है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ये चीज़ आपको क्या दे देती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ
चेंज दे देती है। क्लियर है बात आपको? और इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही आप क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। मैं चीज़ों को फिर से कंपाइल कर रहा हूँ। पहले आपको पढ़ाया फंक्शन। फंक्शन में आपने देखा कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। रेट ऑफ चेंज क्या है कि आपका अगर y इजिकल टू फंक्शन ऑफ x है तो कितनी तेज़ी से y बढ़ रहा है x के बढ़ाने से, ये है रेट ऑफ चेंज। और वो अगर स्मॉल इंटरवल ले लिया जाए तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और उसी चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? डिफरेंशिएशन बोल सकता हूँ। क्लियर है बात आपको? और एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में जो रिलेशन है वो ये है कि आप एवरेज रेट ऑफ चेंज को सोल्व कीजिए और उसमें क्या पुट कर दीजिए कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मतलब है कि लिमिट ये है, कंडीशन ये है कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए? बहुत छोटा, तब ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी? dx बाय dt के। अब इस dx बाय dt को बेटा कैसे और दूसरे नाम से बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं dy बाय dt लूँ तो इसको क्या बोलूँगा? कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्लियर है? इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और अब जो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डिफरेंशिएशन पे जो कंटिन्यू करेंगे उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। थैंक यू।